Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज 4 नवंबर 2025 है और आपका स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। आज हम 3 ऐसे संपादकीय विषयों पर बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चा में हैं और देश की दिशा के लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों में गहरी रुचि रखते हैं। तो पहला मुद्दा है भारत की परमाणु रणनीति। क्या जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उनको देखते हुए भारत को अपनी परमाणु परीक्षण नीति पर फिर से सोचने की ज़रूरत है, खासकर तब जब अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश इस मोर्चे पर ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। दूसरा विषय है भारत के आईटी उद्योग में आ रहा बड़ा बदलाव। ये सेक्टर आप जानते हैं दशकों से हमारी तरक्की का चेहरा रहा है, पर अब एक कह सकते हैं मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये बदलाव इतना तकलीफदेह क्यों है और भविष्य के लिए क्यों जरूरी है, हम इसके आर्थिक और सामाजिक असर को समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, विकसित भारत का सपना और भ्रष्टाचार की चुनौती। 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य है हमारा, तो इस लक्ष्य के लिए भ्रष्टाचार से निपटना कितना जरूरी है? क्या सिस्टम को साफ किए बिना ये मंजिल हासिल हो सकती है? ये गवर्नेंस से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन पेचीदा मुद्दों की परतें खोलें, तथ्यों को समझें और इनके गहरे मायने तलाशें। आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो पहला मुद्दा उठाते हैं भारत की परमाणु रणनीति का। देखिए, हाल में अमेरिका से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि वो करीब 30 साल से परमाणु परीक्षणों पर जो रोक लगी थी अपनी तरफ से, उसे शायद खत्म करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये उस शांति को भंग कर सकता है जो बिना किसी औपचारिक संधि के भी काफी हद तक बनी हुई थी। और मामला सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। रूस भी अपने आर्कटिक टेस्ट साइट्स पर गतिविधियां बढ़ा रहा है और कई हथियार नियंत्रण समझौतों से पीछे हट गया है। उधर चीन तो अपने परमाणु हथियार बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। बिल्कुल 300 से ज्यादा नए मिसाइल साइलो बना रहा है, लूपनू टेस्ट साइट को बढ़ा कर रहा है। ये सब वाकई चिंता बढ़ाने वाली खबरें हैं। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब दुनिया की 3 सबसे बड़ी परमाणु ताकतें ही अपने संयम पर सेल्फ रिस्ट्रेंट पर सवाल उठाने लगे तो पूरा वैश्विक परमाणु संतुलन बिगड़ सकता है। सही। एक तरह से ये उस अनकहे समझौते को कमजोर करता है जिसके तहत CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पूरी तरह लागू न होने के बावजूद भी ज्यादातर देश नई परमाणु परीक्षण करने से बच रहे थे। बिल्कुल, और ऐसे बदलते माहौल को भारत अनदेखा नहीं कर सकता। हमें याद है 1998 का ऑपरेशन शक्ति, जब भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। हाँ। वो परीक्षण उस वक्त की NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी भेदभाव वाली संधि को एक तरह की चुनौती थे, जो सिर्फ 5 देशों को परमाणु हथियार रखने का हक देती थी। लेकिन उन परीक्षणों के फौरन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अहम घोषणा की थी कि भारत अब और परीक्षण नहीं करेगा जी, और अपनी तरफ से रोक लगाएगा। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। इसने दुनिया में भारत की छवि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर मजबूत की। हाँ, और इस संयम का भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पे काफी फायदा भी हुआ। जो प्रतिबंध लगे थे वो हटे। हाँ। और 2008 में भारत अमेरिका के बीच वो ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। सही। इससे भारत वैश्विक परमाणु व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल हो पाया। परमाणु ईंधन और तकनीक पर लगी कई पाबंदियां हटी। इस रणनीति ने कह सकते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की। ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जैसा कि कुछ विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि संयम अगर समय समय पर परखा ना जाए तो जड़ता बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पुरानी स्थिति में ही अटके रह गए हैं? क्या 1998 की तकनीक पर आधारित हमारे परमाणु हथियार आज भी उतने ही विश्वसनीय हैं जितने होने चाहिए? देखिए, भारत की परमाणु नीति के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। नो फर्स्ट यूज, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। और दूसरा, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसमें यह विश्वसनीय या क्रेडिबल शब्द बहुत अहम है।
अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन को इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर हमारे हथियार कारगर साबित होंगे और भारी नुकसान पहुंचाएंगे। और यहीं पर ये सवाल उठता है कि क्या 27-28 साल पुरानी तकनीक पर आधारित डिजाइन आज की जरूरतों और खतरों के हिसाब से पर्याप्त है? खासकर तब जब तकनीक इतनी बदल गई है। बिल्कुल। आज हमारे पास अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। हाँ। पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें यानी SLBMs जैसे K-15 और K-4 हैं। ये हमारी जवाबी हमला करने की क्षमता मतलब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूती देते हैं। लेकिन अब एक नई तकनीक आ गई है, MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अच्छा। इसका मतलब है एक ही मिसाइल में कई छोटे परमाणु बम लगाना जो अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सके। और चीन और पाकिस्तान भी इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं। तो MIRV के लिए किस तरह के हथियार चाहिए? MIRV तकनीक के लिए बहुत छोटे, हल्के लेकिन सटीक परमाणु बमों की जरूरत होती है, जिनकी मारक क्षमता यानी यील्ड को कंट्रोल किया जा सके और जो बेहद भरोसेमंद हो। अब दिक्कत यह है कि 1998 के परीक्षणों से मिला डेटा शायद इस नई पीढ़ी के हथियार बनाने के लिए काफी न हो। कंप्यूटर सिमुलेशन पुराने डेटा को बेहतर बनाने में मदद तो कर सकते हैं, पर वो नई तकनीक के लिए जरूरी नया प्रायोगिक डेटा मतलब एम्पिरिकल डेटा पैदा नहीं कर सकते। आप सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसके पास हमसे कहीं ज्यादा परीक्षणों का डेटा है, वो भी सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो भारत के परमाणु सिद्धांत के जनक माने जाने वाले के सुब्रमण्यम की एक मशहूर बात है, प्रतिरोध मन का विषय है। बिल्कुल। डिटरेंस इज अ मैटर ऑफ माइंड। हाँ, यानी प्रतिरोध दुश्मन की सोच पर असर डालता है। अगर हमारे विरोधियों जैसे चीन या पाकिस्तान के मन में हमारे हथियारों की विश्वसनीयता को लेकर जरा सा भी शक पैदा हो गया तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता का मकसद ही कमजोर पड़ जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये एक गंभीर स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को एक संतुलित रास्ता अपनाना चाहिए। क्या है वो रास्ते? पहली बात, तैयारी। हमें शायद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने वाला पहला देश नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर हालात बदलते हैं तो हमें नई परिस्थितियों के मुताबिक ढलने में सबसे पीछे भी नहीं रहना चाहिए। मतलब तैयारी पूरी रखनी होगी। अच्छा। दूसरी बात, वैज्ञानिक परीक्षण। अगर परीक्षण करने की नौबत आती भी है तो वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, वो सीमित हो, जिम्मेदारी से किए जाएं और उनका मकसद पूरी तरह वैज्ञानिक हो, यानी नए डिजाइन को परखना। ठीक है। तीसरी बात, पुष्टिकरण। इन परीक्षणों का असली मकसद दुनिया को डराना नहीं, बल्कि अपनी नई तकनीक जैसे कि MIRV के लिए जरूरी हथियार और मौजूदा हथियारों के नए संस्करणों की विश्वसनीयता को जांचना और पक्का करना होना चाहिए। और चौथी बात, दुश्मनों को संकेत। इन कदमों से हमारे विरोधियों को ये साफ संदेश जाना चाहिए कि भारत की प्रतिरोधक क्षमता न सिर्फ मौजूद है, बल्कि आधुनिक, अपडेटेड और पूरी तरह विश्वसनीय भी है। हाँ, लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी बरतनी होगी। हमें अपनी जिम्मेदार राष्ट्र की छवि और वो नैतिक बढ़त यानी मॉरल कैपिटल भी बचानी है जो हमने इतने सालों के संयम से हासिल की है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या निकलता है? लगता है भारत को अपनी परमाणु रणनीति पर बहुत सोच समझकर, सावधानी से और शायद जल्द ही पुनर्विचार करने की जरूरत है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे अहम विषय की ओर, भारत के IT उद्योग में हो रहे बड़े बदलाव का। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले करीब 30 साल से हमारा IT सेक्टर देश के लिए गर्व का सबब रहा है। सोचिए, देश की कुल वर्कफोर्स का सिर्फ 1% हिस्सा होने के बावजूद ये GDP में 7.5% से ज्यादा का योगदान देता है। जबरदस्त। ये लाखों पढ़े लिखे युवाओं के लिए अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी का जरिया बना। भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक अहम इंजन रहा। पर अब लगता है इस इंजन में कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे TCS जैसी कंपनी जो आमतौर पर अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए जानी जाती थी, उसने एक ही तिमाही में करीब 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका में भी Amazon ने 14,000 और मेटा यानी फेसबुक ने 8,000 लोगों की छटनी की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में जल्द ही 5 लाख और IT नौकरियां जा सकती हैं।
यहाँ तक कि साइलेंट ले ऑफ जैसी चीजें भी हो रही हैं। मतलब कंपनियों का चोरी छिपे लोगों को निकालना, कभी परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर, कभी ऐसा माहौल बनाकर कि लोग खुद ही इस्तीफा दे दें या फिर प्रमोशन रोककर। ये सब चिंताजनक है। हाँ, ये चिंताजनक जरूर है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आईटी सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अच्छा। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने की प्रक्रिया में जाता है। वो प्रक्रिया दर्दनाक होती है पर जरूरी भी। इस बदलाव के पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़े कारण नजर आते हैं। क्या है वो? पहला, एआई और ऑटोमेशन। जो रूटीन के काम थे, जैसे बेसिक कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टीम के बीच तालमेल बिठाना, ये सब काम अब तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं। मतलब मशीनें और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। अब तो एजेंटिक एआई की बात हो रही है, जो सामान्य एआई से भी एक कदम आगे हैं। ये खुद फैसले ले सकती है, सोच सकती है, योजना बना सकती है और एक साथ कई काम कर सकती है। ये एक तरह से डिजिटल सहकर्मी जैसा है। ओह! इसका नतीजा, जहां पहले 10 डेवलपर लगते थे, अब शायद 2 डेवलपर और एआई मिलकर वही काम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैन पावर की जरूरत कम हो रही है। हाँ। दूसरा कारण, अमेरिकी संरक्षणवाद। अमेरिका ने H-1B वीजा पर फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, करीब $1 लाख तक। इससे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को प्रोजेक्ट्स पर अमेरिका भेजना बहुत महंगा हो गया है। और तीसरा, क्लाइंट के बजट में कमी। अमेरिका और यूरोप, जो भारतीय आईटी कंपनियों के सबसे बड़े ग्राहक हैं, वहां आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है। इस वजह से वहां की कंपनियां अपने आईटी खर्च में कटौती कर रही हैं। अच्छा। नतीजा ये है कि TCS, इन्फोसिस जैसी हमारी बड़ी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिलना कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो पुराना आईटी मॉडल था, जो मुख्य रूप से कॉस्ट आर्बिट्राज यानी सस्ती लेबर के फायदे पर टिका था, वो अब उतना कारगर नहीं रहा। हाँ। पहले जो काम अमेरिका में $100 प्रति घंटे में होता था, वो भारत में $20 प्रति घंटे में हो जाता था, और यही हमारी ताकत थी। बिल्कुल, वो मॉडल अब अपनी सीमा पर पहुंच रहा है। अब क्लाइंट्स को सिर्फ सस्ते में काम करने वाले कोडर्स की फौज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए खास स्किल्स वाले लोग। जैसे जो क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और एआई इंटीग्रेशन जैसे नए और जटिल क्षेत्रों में मदद कर सकें। अब मात्रा यानी क्वांटिटी से ज्यादा गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर जोर है। उन्हें ऐसे समाधान चाहिए जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इसी वजह से शायद स्किल मिसमैच की समस्या खड़ी हो गई है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। यहाँ एक दिलचस्प लेकिन दुखद पहलू ये है, मान लीजिए कोई मैनेजर है जिसे 14-15 साल का अनुभव है। हाँ। वो टीम मैनेज करने में, प्रोजेक्ट डिलीवर करने में बहुत माहिर है, लेकिन अगर उसने पिछले कुछ सालों में नई तकनीकें जैसे एआई, मशीन लर्निंग या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नहीं सीखी, तो आज कंपनी के लिए उसकी उपयोगिता कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब बड़ी बड़ी टीमों की जरूरत ही कम होती जा रही है। अच्छा। ऐसे में कई अनुभवी लोग भी अपनी नौकरी खो रहे हैं या उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। ये सिर्फ फ्रेशर्स की समस्या नहीं है। ये तो वाकई एक गंभीर स्थिति है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कुछ कदम उठाने होंगे और तेजी से उठाने होंगे। बताइए। सबसे पहले एआई अपस्किलिंग। बड़े पैमाने पर मौजूदा कर्मचारियों को एआई और उससे जुड़ी नई तकनीकों की ट्रेनिंग देनी होगी। TCS का उदाहरण अच्छा है, जो अपने हजारों कर्मचारियों को एआई सिखा रही है। ये सिर्फ एक कंपनी का काम नहीं, इसे एक राष्ट्रीय मिशन की तरह लेना होगा। सही है। दूसरा, पढ़ाई के सिलेबस में सुधार। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों और दूसरे तकनीकी संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम बदलने होंगे। मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, डेटा साइंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे भविष्य के विषय पढ़ाने होंगे। साथ ही सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्लाइंट की जरूरत को समझना, अच्छी तरह कम्युनिकेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन पर भी जोर देना होगा। तीसरा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती। हमें सिर्फ दूसरों के लिए सर्विस देने वाले देश सर्विस नेशन से आगे बढ़कर खुद नए प्रोडक्ट बनाने वाला देश प्रोडक्ट नेशन बनना होगा। हाँ, इनोवेशन पर जोर। बिल्कुल, खासकर डीप टेक यानी गहरी तकनीक पर आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। ये चिंता की बात है कि हम अभी तक अपना खुद का बड़ा एआई मॉडल जैसे ओपन एआई का लीपीटी नहीं बना पाए हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव बनाए रखना। अमेरिका, यूरोप जैसे हमारे प्रमुख बाजारों के साथ अच्छे और स्थिर व्यापारिक संबंध बनाए रखना जरूरी है, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर ना पड़े। जी।
और पांचवा, जो बहुत अहम है, सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम। जो लोग इस बदलाव की वजह से नौकरी खो रहे हैं, उनके लिए सिर्फ कुछ महीनों की सैलरी यानी सेवरेंस पे देना काफी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें नई नौकरी ढूंढने में मदद यानी करियर ट्रांजिशन सपोर्ट, नई स्किल सीखने के लिए आर्थिक सहायता यानी रीट्रेनिंग सब्सिडी, और इस मुश्किल दौर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद यानी मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी मुहैया करानी होगी। ये सरकार और कंपनियों की साझा जिम्मेदारी है। तो संक्षेप में कहें तो ये बदलाव सिर्फ नौकरियों के जाने का नहीं, बल्कि काम के तरीके, जरूरी स्किल्स और भारत के आईटी सेक्टर की पूरी पहचान के बदलने का है। बिल्कुल। ये मैन पावर से माइंड पावर की ओर, क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर और आउटसोर्सिंग से इनोवेशन की ओर एक बड़ा कदम है। ये बदलाव तकलीफदेह जरूर है, पर इसे सही दिशा देकर उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा, ताकि भारत भविष्य के डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी अपनी जगह बनाए रख सके। सही कहा। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मुद्दे पर, विकसित भारत का सपना और भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2047 तक विकसित भारत बनना हम सबका एक बड़ा सपना है, लेकिन विकसित होने का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें, चमकदार सड़कें या बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं होता। इसका एक बहुत जरूरी पहलू है एक साफ सुथरी, ईमानदार और असरदार शासन व्यवस्था, मतलब क्लीन एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। बिल्कुल। जो आम लोगों के लिए काम करे, न कि उनके खिलाफ। तो सवाल यह है कि इस सपने को हकीकत बनाने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ना कितना जरूरी है। ये सवाल बहुत मौजू है। भ्रष्टाचार हमारे समाज और सिस्टम में बहुत गहराई तक फैला हुआ है और ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है। कुछ हालिया उदाहरण ही देख लीजिए जो बताते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। जैसे पहला है खुदरा भ्रष्टाचार यानी पेटी करप्शन, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सोचिए, एक रिटायर्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनकी बेटी की दुखद मृत्यु हो गई, उन्हें उस मुश्किल घड़ी में एम्बुलेंस बुलाने से लेकर, हे भगवान, ये वो बहुत दुखद है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की बुनियादी सेवाएं भी कई बार बिना पैसा दिए नहीं मिलती। ये आम नागरिक का व्यवस्था पर भरोसा तोड़ता है। दूसरा है बड़ा भ्रष्टाचार यानी ग्रैंड करप्शन, जो ऊंचे स्तर पर होता है और पूरे न्याय और कानून व्यवस्था को खोखला कर देता है। जैसे हाल ही में एक सब इंस्पेक्टर को गैंग रेप के एक आरोपी का नाम केस से हटाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए पकड़ा गया। क्या रक्षक ही भक्षक? बिल्कुल। जब कानून के रखवाले ही ऐसे कामों में लिप्त हों, तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे करे? और तीसरा है व्यावसायिक भ्रष्टाचार यानी बिजनेस करप्शन, जो सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था और निवेश के माहौल को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, एक उदाहरण है एक बिजनेसमैन का जो चेन्नई पोर्ट पर कस्टम अधिकारियों द्वारा हर शिपमेंट पर कथित तौर पर रिश्वत मांगे जाने से इतना तंग आ गया कि उसने भारत में अपना कारोबार ही बंद करने का फैसला कर लिया। अरे, ये घटनाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी के हमारे दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हाँ, और 1990 के दशक से ही कई स्टडीज ये बताती आई हैं कि भ्रष्टाचार का देश के विकास पर सीधा नकारात्मक असर पड़ता है। बिल्कुल। ये विदेशी निवेश यानी FDI को हतोत्साहित करता है, देश के अपने निजी निवेश को कम करता है, नई नौकरियां बनने में रुकावट डालता है, आय की असमानता मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता है। हाँ। और तो और सड़कें, पुल जैसी सार्वजनिक चीजों की गुणवत्ता भी गिराता है, क्योंकि बनाने में पैसा खा लिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वो मशहूर बात आज भी याद आती है कि दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे रह जाता है। ये लीकेज ही भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों को देखें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या है स्थिति? 100 में से सिर्फ 38 अंक और 180 देशों में 96वां स्थान। ये दिखाता है कि दुनिया की नजर में भारत अब भी काफी भ्रष्ट देशों में गिरा जाता है। और चिंता की बात यह है कि ये स्कोर 2014 के स्तर पर अटका हुआ है, यानी पिछले करीब 1 दशक में कोई खास सुधार नजर नहीं आया। इसी तरह विश्व बैंक के कंट्रोल ऑफ करप्शन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग 1893 और स्कोर 421 बहुत उत्साहजनक नहीं है। यहाँ अक्सर एक बहस होती है, जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा वाली, कि क्या देश पहले विकसित होगा तब भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा, या फिर देश को विकसित बनाने के लिए पहले भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा। एक थ्योरी ये भी है जिसे ग्रीस द व्हील्स कहते हैं, कि जिन देशों में सरकारी कामकाज बहुत धीमा है वहाँ थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार शायद फाइलों को आगे बढ़ाने में मदद कर देता है। हाँ,
ये ग्रीस द व्हील्स वाली थ्योरी कुछ लोग देते हैं, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ और शोध अब यही मानते हैं कि ये ग्रीस असल में पूरे इंजन को ही खराब कर देता है। अच्छा। ये थोड़े समय के फायदे के लिए लंबी अवधि का नुकसान करता है, एक समानांतर काली अर्थव्यवस्था यानी शैडो इकोनॉमी बनाता है, और सबसे जरूरी ये कानून के शासन को कमजोर करता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए भ्रष्टाचार का कम होना एक बुनियादी शर्त है। हाँ। सिंगापुर इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जब ली कुआन यू ने सत्ता संभाली तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। नतीजा विकसित देश बन गया। बिल्कुल। सिंगापुर कुछ ही दशकों में दुनिया के सबसे विकसित और कम भ्रष्ट देशों में शामिल हो गया। सबक साफ है, अगर हमें वाकई 2047 तक विकसित भारत बनना है तो भ्रष्टाचार से निर्णायक लड़ाई लड़नी ही होगी। ये सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं बल्कि विकास की जरूरत है। तो फिर समाधान क्या है? इस गहरी बीमारी से कैसे निपटा जाए? समाधान मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिनके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। जैसे कि पहला, नियमों और कानूनों की जाल को सरल बनाना। हमारे यहाँ इतने सारे नियम, कानून, परमिट, एनओसी की जरूरतें हैं कि ये खुद ही भ्रष्टाचार के लिए मौके पैदा करते हैं। इन्हें कम करने, सरल बनाने और ज्यादा पारदर्शी बनाने की जरूरत है। जैसा कि एक रक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति का अनुभव बताता है, कभी A4 की जगह A3 साइज के कागज पर आवेदन देने पर फाइल अटक जाती है, तो कभी सैलरी अकाउंट बदलने के लिए बैंक से एक बेमतलब की एनओसी मांगी जाती है। ये तो लाल फीताशाही है। हाँ, ये रेड टेपिज्म है, जहां नियम काम आसान करने के बजाय रुकावट बन जाते हैं। इन्हें हटाना होगा। दूसरा, नौकरशाही के सुरक्षा कवच को कम करना। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना आसान बनाना होगा। उन्हें यह डर होना चाहिए कि गलत काम करने पर उनकी नौकरी जा सकती है या कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुछ सुझाव तो यहां तक दिए गए हैं कि क्या अधिकारियों की आय और संपत्ति का ब्यौरा शायद पैन कार्ड डेटा के जरिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यह विवादास्पद हो सकता है, पर पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के तरीकों पर सोचना होगा। सही है। तीसरा, न्याय प्रणाली में बड़े सुधार। आज भ्रष्टाचार के मामले अदालतों में 20-30 साल तक चलते रहते हैं। जब तक फैसला आता है तब तक आरोपी अक्सर रिटायर हो चुके होते हैं या सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, न्याय में देरी मतलब न्याय से इनकार। बिल्कुल। सजा मिलने में इतनी देरी से कानून का डर खत्म हो जाता है। हमें भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और तय सीमा में फैसले सुनिश्चित करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ अच्छी योजनाओं या नारों से हासिल नहीं होगा। इसके लिए सिस्टम की इस गहरी सफाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसके लिए ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जो कड़े फैसले लेने से न हिचकिचाए, भले ही इसके लिए ताकतवर अधिकारियों या यूनियनों के विरोध का सामना क्यों न करना पड़े। बिल्कुल सही। तो आज हमने 3 बेहद अहम मुद्दों पर गौर किया। वैश्विक मंच पर भारत की परमाणु रणनीति का सवाल, देश के अंदर IT सेक्टर जैसे बड़े आर्थिक इंजन का कायापलट और हमारी व्यवस्था में गहरे बैठे भ्रष्टाचार की चुनौती। बिल्कुल। ये तीनों मुद्दे अलग अलग दिखते हुए भी भारत के भविष्य की राह तय करने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। और जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सभी चुनौतियों को एक साथ देखते हुए बाहर से सुरक्षा के खतरे, जिनके लिए हमें आधुनिक रक्षा तकनीक चाहिए, देश के अंदर एक अहम आर्थिक सेक्टर यानी IT, जिसे पूरी तरह नई स्किल और दिशा की जरूरत है, और भ्रष्टाचार जैसी प्रणालीगत बाधा जो विकास की रफ्तार धीमी करती है। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर वाकई बढ़ना है तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। क्या इन सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा सकता है, या फिर हमें चुनना होगा कि किन चुनौतियों पर पहले और सबसे ज्यादा ध्यान और संसाधन लगाए जाएं? ये एक बड़ा रणनीतिक सवाल है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।